हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे तुम्हारे इंग्लिश सिलेबस में जो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही, उन 80 के अलावा जो 20 मार्क्स में जो तुम्हारा असेसमेंट होगा लैंग्वेज का, उसके बारे में बात करेंगे। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के इंग्लिश पेपर में क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आएगा, मालूम है सभी को, जिसमें 40 मार्क्स पार्ट ए है, 40 मार्क्स पार्ट बी है। पार्ट ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और लिटरेचर है, पार्ट बी में राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर है। लेकिन उसके उन 40-80 के बाद जो 20 बचता है, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, यानी तुम्हारी बोलने की जो क्षमता है और सुनने की, क्या इंग्लिश तुम क्या बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो वाली क्षमता नहीं, इंग्लिश बोल पा रहे हो कि नहीं, इंग्लिश बोलने की क्या क्षमता है और सुनने की। मतलब ये है कि केवल क्षमता न बोलूँ मैं, क्षमता शायद गलत शब्द होगा यहाँ पर। स्किल का मतलब कह सकते हो निपुणता, मतलब क्या उसमें तुम निपुण हो। आर यू स्किल्ड इन दैट और नॉट? आर यू स्किल्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश? आर यू स्किल्ड इन लिसनिंग इंग्लिश? अब स्पीकिंग इंग्लिश तो समझ में आता है, लिसनिंग में कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ये क्या लोचा है। मतलब ये है कि कोई चीज़, देखो दो वर्ड है इंग्लिश में, एक होता है हियर, दूसरा होता है लिसन। हियर का मतलब क्या होता है? जनरली सुनना। वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कह सकते हो कि इनवॉलंटरी है, मतलब वो तुम चाहो न चाहो वो सुनाई पड़ेगा। जैसे तुम क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हो या घर में बैठकर पढ़ रहे हो और बाहर तमाम जो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो तुम नहीं चाहते सुनना, लेकिन तुम्हें सुनाई पड़ती हैं, वो इनवॉलंटरी हैं, वो हियरिंग है। ठीक है। लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग में हमारा कॉन्शियस एफर्ट होता है, मतलब हम कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं उसको। ठीक है, यानी कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तब समझो कि लिसनिंग हो रही है। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, अब इसी वीडियो को चला करके छोड़ दो कहीं, एक स्क्रीनशॉट ले लो, वो लिसनिंग नहीं है। ध्यान से सुनना, दैट इज़ लिसनिंग। तो इंग्लिश में भी वही है कि जब इंग्लिश बोली जाती है, जब टीचर पढ़ाते हैं या जो कोई इंग्लिश का लेक्चर सुनते हो आप, तो कितने ध्यान से सुन पाते हो, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा तुम्हारे लैंग्वेज कॉम्पिटेंस से, ये पता चलेगा तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन से कि तुम कितना कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, कितना समझ रहे हो, क्योंकि सुनोगे तभी तो समझोगे। बात समझ में आ रही है? तो लैंग्वेज स्किल की अगर हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पर, तो इसमें दो तरह की बात होती है, एक होता है एक्सप्रेसिव और एक होती है रिसेप्टिव। एक्सप्रेसिव में क्या होता है? जिसके थ्रू तुम खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, वो दो तरीके हैं, एक होती है स्पीकिंग और दूसरी होती है राइटिंग। या तो तुम कुछ बोल कर एक्सप्रेस कर पाओगे चीज़ों को, या तो कुछ लिख करके। ठीक है। और जो रिसेप्टिव स्किल होती है उसमें दो आती है, एक होती है रीडिंग, एक होती है लिसनिंग। अगर साइंटिफिक जो है एक क्रम की बात करें उसकी, तो LSRW बोला जाता है उसको। LSRW कैसे सीखते हैं हम भाषा कोई? L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर LSRW, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। पहले लिसनिंग करते हैं, फिर स्पीकिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, देन राइटिंग। ये सही उसका क्रम है, सही ऑर्डर है। ठीक है। तो 20 मार्क्स के जो असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स होंगे, ये तुम्हारे इंग्लिश टीचर के हाथ में है। तो हाथ में होने का मतलब ये है तुम जितने जिसके लायक रहोगे उस हिसाब से तुमको मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें क्या करना है, तुमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम किस ढंग से परफॉर्म करोगे। ऑब्वियस है कि लैंग्वेज पर अगर अच्छी कमांड होगी तुम्हारी तो तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब अच्छी कमांड कैसे रखोगे उसके बारे में भी एक आध वीडियो बना देंगे हम, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं जो CBSE ने सिलेबस जारी किया था उसके आधार पर DOE ने भी सिलेबस जारी कर दिया है ऑनलाइन। जो DOE की वेबसाइट है उस पर सिलेबस के कॉलम में वो सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है, मैंने तुम्हारे ग्रुप्स में भी भेज दिए हैं सिलेबस 11th और 12th के। उन दोनों में देखना, दोनों में ये चीज़ है कि 20 मार्क्स जो है वो कॉमन है, वो यही है, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स।
ठीक है। तो डीओई ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें किस तरह से वो उसने बताया है कि क्या चीज़ें होंगी और टीचर को क्या करना है, तुम्हारा जो असेसमेंट है वो कैसे होगा। इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ठीक है, इसी को आगे एक टर्म यूज़ किया है ASL। तो ASL से कंफ्यूज मत होना, वो वही है, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, ठीक है। लिसनिंग एक्टिविटी to test listening comprehension of students by reading a short passage or using an audio tape। क्या है, हम यानी टीचर कैसे लेंगे, कैसे असेसमेंट करेंगे, कोई एक छोटा सा पैसेज टीचर उसको पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट पैसेज को वो पढ़ेंगे या अपना एक ऑडियो टेप जारी करेंगे, उसको स्टूडेंट्स को सुनना है। सुनने के साथ अगेन हियरिंग नहीं करनी, लिसनिंग करनी है। तो लिसनिंग कैसे क्लियर होगा, कितना कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, कितना उसको समझ पा रहे हो। फिर उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ कह रहा है कि CBSE academic.in पर अवेलेबल है कि वो क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं लिसनिंग और स्पीकिंग को लेकर के। वो टीचर का काम है वो पता करना और उसके हिसाब से एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना। लेकिन स्टूडेंट्स का काम क्या है, उन्हें खुद को लिसनिंग स्किल के टेस्ट के लिए, रीडिंग स्किल के टेस्ट के लिए तैयार करना। कैसे वो करेंगे, अभी थोड़ी बात करेंगे। उस स्किल को चेक करने के लिए ये जो एक्टिविटीज़ हैं इस वेबसाइट पर, उसको हम देख लेंगे कि क्या हैं और उसके हिसाब से तुम्हारे लिए टेस्ट या असेसमेंट जो है प्रोग्राम डेवलप किया जाएगा। In addition to the above, teachers may create their own material for assessment of speaking and listening skill। यानी टीचर अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। तो अब देखो बात ये है कि जब हम किसी भी लैंग्वेज के लर्निंग की बात करते हैं, स्पेशली जैसा कि बहुत से बच्चों ने कहा भी कि सर इंग्लिश फ्लुएंटली बोल नहीं पाते, क्या करें, कैसे करें। तो मैंने उन्हें बार बार यही बताया है कि whatever language we use, whatever language we speak, whatever language we learn at first through listening। हम उसे सुनकर सीखते हैं। जैसे हिंदी हम फ्लुएंटली बोलते हैं, क्या हमने हिंदी का ग्रामर पढ़ा? नहीं। हिंदी भाषा सीखने के लिए हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि कोई भी लैंग्वेज अगर बोलना चाहते हो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो है लिसनिंग, सुनना। बचपन में जब तमाम चीज़ों के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते रहे होंगे तो क्या एक बार में ही समझ जाते थे? भले ही वो हिंदी रही हो, धीरे धीरे समझना सीखे। माँ को माँ कहा जाता है, पापा को पापा कहा जाता है, भाई को भैया, बहन को दीदी, ये सीखते सीखते सीखता है बच्चा। उसी तरह से एक अंग्रेज के घर में सीखता है कि फादर हैं, मदर हैं, पेरेंट्स, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, कज़िन हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे सुनते सुनते एनवायरनमेंट से सीख जाता है बच्चा। तो लैंग्वेज जो है ना, हो सकता है ये शिकायत करो कि सर आप सुनने की बात कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आएगा तो सुन करके क्या करेंगे। यहीं पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। जैसे देखो, तुम लोगों ने देखा होगा अपने आसपास के लोगों को जो किसी एक पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करते हैं, वो दूसरे राज्य में जाकर के रह रहे हैं। मान लो पंजाब में चले गए, हरियाणा में चले गए, बंगाल में चले गए, महाराष्ट्र में चले गए। वहाँ जाकर के कुछ साल वो रह गए तो पंजाबी, हरियाणवी, मराठी और बंगाली बोलना शुरू कर देते हैं। क्या वो वहाँ जाकर के उसका ग्रामर पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ के बोलने वाले, वहाँ के भाषा के भाषी जो कह लो, जो भाषा को बोलने या प्रयोग करने वाले लोग हैं, उनको वो सुनते हैं, वो उस माहौल में रहते हैं और बोलना सीख जाते हैं।
इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, नथिंग एल्स। इंग्लिश भी एक भाषा ही है। दिस कैन ऑल्सो बी लर्न थ्रू लिसनिंग, इसे भी हम सुनकर सीख सकते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट लर्निंग इंग्लिश टू लिसन इट। सुनो, सुनने की आदत डालो। हर चीज़ को हिंदी में समझने की आदत से बचो, ठीक है। यहाँ मुझे बाइलिंगुअल होना पड़ता है क्योंकि मुझे सभी को साथ लेकर चलना है, लेकिन जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि वो अदर एक्टिविटीज़ के साथ रोज़, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यूट्यूब पर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, तो कोई ये भी बहाना नहीं कर सकता कि सर टीवी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके थ्रू हम ऐसा सुने। तो यूट्यूब है, अच्छे अच्छे स्पीकर्स को सुनो उस पर। अब अच्छे स्पीकर्स, अब वो भी बात आ जाएगी कि शुरू में ही अच्छे स्पीकर्स को कैसे सुनोगे तो समझ में आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी कहानियाँ जो इंग्लिश में हैं, 5 मिनट की 10 मिनट के वीडियोज़ हैं, उनको देखो, सुनो, समझने की कोशिश करो। या अगर समझ में न भी आए तो केवल सुनने की आदत डालो। रोज 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना कर सको करो, ठीक है। ये अगर सुनने की हैबिट डेवलप हो जाएगी, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे? जैसे अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, जैसे डॉक्टर कलाम साहब जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनको, उनकी कन्वर्सेशन सुनो, उनके इंटरव्यूज सुनो, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मतलब एकदम क्लियरली समझ में आएगा। इंडियन इंग्लिश, उनका एक्सेंट बिल्कुल इंडियन है, थोड़ा तो कभी कभी अमेरिकन में चले जाते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा जो है वो कह सकते हो कि यूट्यूब चैनल है TEDx Talk, TEDx, TEDx Talk। इतने अच्छे अच्छे टॉक अवेलेबल हैं वहाँ पर इंग्लिश में, हर फील्ड के हैं, साइंस के देख लो, इंग्लिश के देख लो, एजुकेशन के देख लो, स्पोर्ट के देख लो, फिल्मी दुनिया के देख लो, बहुत सारे, मतलब जिन जिन फील्ड के टॉक तुमको चाहिए, यू कैन फाइंड दैट देयर इन इंग्लिश। IAS PCS के देख लो, IPS के देख लो, तो वहाँ पर वो टॉक इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो एक साथ तुम्हारा 2 काम होगा, एक तो लैंग्वेज डेवलप होगी, सुनोगे, और दूसरे वैसी पर्सनालिटीज़ से मिलने का, ऑनलाइन उनसे मुखातिब होने का, उनकी बातें सुनने का मौका मिलेगा। तो दोनों चीज़ हो जाएगी। लैंग्वेज के साथ यही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, और यही रीज़न है कि लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश, बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट इन योर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज English is not only a subject for you, that is a language, and that language which is used in different context. When you are a student of science, तब तो तुम्हारे सारे जो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी को छोड़ दो तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, सब के सब इंग्लिश में ही हैं। और आर्ट्स वालों में भी कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी तो इंग्लिश है। तो ऑब्वियस है कि इसकी पहुंच ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। इवन इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम, तो तुम ये कह करके नहीं बच सकते कि नहीं, मुझे इंग्लिश से दिक्कत है, मुझे इंग्लिश में दिक्कत है, तो मुझे नहीं करना है, मैं नहीं सीखूंगा। तुमको पता है कि समय की डिमांड क्या है। द डिमांड ऑफ टाइम इज़ टू बी स्किल्ड इन इंग्लिश। तो राइटिंग में भी स्किल्ड होना ज़रूरी है, रीडिंग में, लिसनिंग में और स्पीकिंग में। स्पीकिंग स्पेशली, पता है जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं स्पेशली, वहाँ पर तो इंग्लिश की डिमांड है ही। देखो, ये सारी बातें कह करके ऐसा बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है कि तुम्हारी अपनी जो भाषा है, जो मदर टंग है, उसको हम सेकेंडरी बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हियर वी आर टॉकिंग ओनली द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ज़रूरत तो है, दैट इज़ डिमांड ऑफ टाइम, तो स्किल्ड होना पड़ेगा। अब जिस तरह से हो जाओ, जिस तरह से जो हैबिट डेवलप करो, तो जैसा मैंने बताया, छोटे छोटे स्टोरीज सुनो, कुछ अच्छे अच्छे कार्टून्स भी आते हैं। आप कहोगे कि इस उम्र में कार्टून देखें, ऐसा कुछ नहीं है।
सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो देखो, टेडेक्स टॉक देखो, कलाम साहब को सुनो। देखो स्पीकर्स तो बहुत सारे हैं, और जब बहुत अच्छी इंग्लिश लगने लगे समझ में आए तो शशि थरूर को सुन लो। हाँ, शशि थरूर की इंग्लिश अगर समझ में आती हो, यू कैन लिसन हिम। बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं ऑनलाइन, उनको सुनो। देखो अच्छा सुनोगे तभी अच्छा बोलोगे, कूड़ा सुनोगे कूड़ा बोलोगे। सो इट्स अपॉन यू कि तुमको एनवायरनमेंट कैसा चाहिए। ठीक है, कोशिश तो करो, सीखो और बेहतर करो। ठीक है, और क्या है इसमें? फाइनल असेसमेंट, टीचर क्या देखेंगे तुम्हारे अंदर? पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट, इंटरेक्टिव कॉम्पिटेंस, इंटरेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इंटरेक्ट क्या होता है? अपनी बात सामने वाले को बताओ, सामने वाला तुम्हारी बात समझे, वो रिप्लाई करे। मतलब किसी से तुम बात कर रहे हो इंग्लिश में, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, वेदर यू आर कम्युनिकेटिंग और नॉट। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन, देखो दो शब्द यहाँ पर भी आ गए, एक होता है कन्वर्सेशन, दूसरा होता है कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन सिंपली बातचीत करते हैं उसको, लेकिन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि तुम जो कह रहे हो वो सामने वाला समझ रहा है, सामने वाला जो कह रहा है वो तुम समझ रहे हो। तो अगर कम्युनिकेशन करने में एबल हो इंग्लिश में, वो है इंटरेक्टिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, दूसरा है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी, अब फ्लुएंसी का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी फ्लुएंसी के साथ हिंदी बोल रहे हो उतनी ही फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश भी तुरंत आ जाए तुमको। समय लगता है, इट टेक्स टाइम, बट येस यू मस्ट वर्क फॉर इट। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाएगी। कैसे होता है? एक छोटा बच्चा जब बचपन में रोटी को टोटी बोलता है, पानी को मम बोलता है, तो हम उसको नहीं टोकते हैं, हम उसे बोलने देते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो इंग्लिश की लैंग्वेज लर्निंग में भी वो चीज़ है। अगर तुमने उसका एक्विजिशन नहीं किया है, तुमको उसको लर्न करना है। एक्विजिशन नेचुरल होता है जो मदर टंग के साथ होता है। अगर तुमको लर्न करना है, सीखना है, तो समय लगेगा। उस मामले में खुद को बच्चा समझने में क्या हर्ज है? गलत बोलो सही बोलो, बोलो, ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू स्पीक। फ्लुएंसी आ जाएगी समय के साथ। प्रोनंसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट कि ये वर्ड ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको ही गलत प्रोनाउंस करते हैं बच्चे। बच्चे क्या, बड़े भी बहुत ज़्यादा गलत प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज प्रोनंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन वगैरह मत बोलना है इसको, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन, उच्चारण। तो तुम्हारे उच्चारण पर भी ऑब्वियस है, मेरे जैसा टीचर अगर एसेस करेगा तो इसको मैं ज़्यादा इस पर केयर करता हूँ, प्रोनंसिएशन बेहतर हो। और उसके लिए मैंने बताया है, तमाम डिक्शनरीज जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मेरी वेबसाइट डिक्शनरी से वर्ड्स के मीनिंग्स को सुनो, सॉरी मीनिंग्स नहीं, प्रोनंसिएशन को सुनो। या जो मैंने कैम्ब्रिज बताया था ऑनलाइन, जब गूगल सर्च करते हो तो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी खुल जाती है, उसमें भी जो है वो उसको प्रोनाउंस करके बताता है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या है, वर्ड्स को जानो समझो और सही बोलना सीखो। बार बार मैं कहूँगा, सही बोलने के लिए सही सुनना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, उसका रीज़न ये है कि हम गलत सुनते हैं। हमारे आसपास के लोग गलत बोलते हैं, तो जब वो गलत बोलेंगे तो हम गलत सीखेंगे और हमको लगेगा वही सही है। तो इसलिए सही सोर्स से चीज़ों को सुनो। प्रोनाउंसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। एसेस करने में टीचर इस बात का ध्यान देगा। लैंग्वेज, किस ढंग से लैंग्वेज का यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, तो कह रहा है कि द रिकॉर्ड ऑफ द एक्टिविटीज डन एंड द मार्क्स गिवन मस्ट बी कीप्ट फॉर 3 months आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फॉर एनी रैंडम चेकिंग बाय द बोर्ड। देखो क्या लिखा है, रिकॉर्ड टीचर को रखना होगा जो मार्क्स दिए हैं कम से कम 3 महीने तक रिजल्ट आने के बाद, ताकि बोर्ड अगर चेक करना चाहे तो अवेलेबल रहे। तो मतलब ये है कि केवल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, बाकायदे असेसमेंट किया जाए और उसके मार्क्स अपने पास रखे जाएं। तो आप समझ लो कि 20 में कितना नंबर ला सकते हो, आउट ऑफ 20 कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। करो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर ध्यान दो। ऑल द बेस्ट इन एडवांस फॉर योर 20 marks।
dear students of class 11th and 12th. Okay,